ओके, तो हम लोग कल जो बात कर रहे थे यानी पिछले क्लास में बीसीडी 207 इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग बात कर चुके थे मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। इसके विषय में बात हो चुकी थी। आज हम चेंजिंग प्रैक्टिसेस के विषय में बात करेंगे। मुझे लग रहा है आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस समय और यस सर। हाँ ठीक, गुड। तो हम लोग बात करें इंक्लूजन के विषय में। परसों जब बात कर रहे थे मैंने आप लोगों को बताया भी था इंक्लूजन क्यों। पहले कई तरीके की अप्रोचेस इस पे अपनाई गई कि आखिर इंक्लूजन क्यों लिया जाए। किसी ने कहा जी ऐसा है, विकलांगता ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, व्यक्ति ज़्यादा बड़ा होता है। यह ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो थी उस पर बात होने लगी, क्लिनिकल अप्रोचेस पर बात होने लगी कि कोई भी व्यक्ति अगर दिव्यांग या विकलांग है तो हम उसको पीछे छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते, कम से कम हमें उसके खिलाफ पढ़ाई लिखाई सोशलाइजेशन वगैरह उनका देखना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से दिव्यांगता को एक रोग की तरह या डिजीज़ की तरीके से ट्रीट किया गया, एक कंडीशन की तरह ट्रीट किया गया और उसमें कहा गया कि हम इन चीज़ों को भी दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं कि जिससे दिव्यांगता में से संबंधित अगर कोई नीड्स हैं, तो उन नीड्स को हम फुलफ़िल कर सकें। और उसके आधार पर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया या लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक कह सकते हैं कि मेडिकल टाइप का मॉडल था। लेकिन अब जो बात चल रही है वो है ह्यूमन राइट्स की, कि चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो अबेंडन्ड हों, चाहे वो अनाथ हों, चाहे वो सड़क पर फेंके हुए लोग हों, चाहे वो त्यागे गए लोग हों, चाहे कोई अटेंड नहीं कर रहा हो, चाहे वो बहुत ही एक्सेप्शनल टाइप के कुछ उनकी क्रिएटिविटी हो या जितने भी कैटेगरीज़ कुछ भी बच्चों की हो सकती हैं जिनकी आवश्यकताएँ किसी भी प्रकार से अलग हैं। उन बच्चों को क्या स्पेशल अटेंशन दिए जाने की ज़रूरत है? क्या उन्हें अलग से पढ़ाए जाने की ज़रूरत है? क्या उन्हें सेग्रीगेट करके अलग-थलग कर देने की ज़रूरत है? तो जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताए थे सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और अब इंक्लूज़न। तो सेग्रीगेशन स्पेशल स्कूल्स वगैरह जो हैं वो सेग्रीगेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्पेशल स्कूल में बच्चों को आप बिल्कुल अलग-थलग करके रख देते हैं। उन्हें उन्हीं की तरीके के ग्रुप वाले बच्चों के साथ में रखा जाता है। एक ही तरीके की समस्याओं वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। लिहाज़ा जब चूँकि एक तरीके की समस्याएँ उनकी सबकी हैं, तो उनके सॉल्यूशंस, उनकी आवश्यकताएँ लगभग एक जैसी ही होंगी। लेकिन वो जितना भी उनका इंटरैक्शन होगा, वो एक-दूसरे के साथ उसी ग्रुप के अंदर-अंदर होगा। वो बाहर जाके इंटरैक्शंस नहीं हो पाएँगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, तो हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ हो जाती है सामने कि ठीक है, बच्चे एक-दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक ही मुद्दे पर, एक ही जैसी समस्याओं का, जिसका कोई समाधान उनके पास नहीं है। वो दूसरों बच्चों के साथ, दूसरे तरह की समस्याओं वाले बच्चों के साथ में इंटरैक्शन नहीं कर पाते। इसलिए जो कोपिंग की जो या एक-दूसरे के प्रति एडजस्टमेंट की जो टेंडेंसी है, वो नहीं होती। इसीलिए सेग्रीगेशन को छोड़ दिया गया और अब ये बताया गया कि इंक्लूज़न एक ह्यूमन राइट है। यूनेस्को ने भी इंक्लूज़न के बारे में कहा, "ए डायनामिक प्रोसेस और डायनामिक अप्रोच ऑफ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू प्यूपल डाइवर्सिटी एंड सीइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस नॉट एज़ ए प्रॉब्लम।" मतलब उन्होंने कहा कि लोगों की जो विविधता है, उसको आप एक धनात्मक रूप से देखिए, ना कि उनको एक व्यक्तिगत समस्याओं के तौर पर। हर व्यक्ति की समस्याएँ धनात्मक रूप से एड्रेस की जानी चाहिए। वो स उनकी विविधताओं का सम्मान होना चाहिए और इसीलिए हर व्यक्ति को अपने ढंग से पढ़ने, पढ़ाने और ट्रीट किए जाने की ज़रूरत है और ये उस व्यक्ति का अधिकार भी है। तो ये ह्यूमन राइट की बात हुई। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन्स हैं, वो बेसिकली इंटरनेशनल डिक्लेरेशन जो बहुत सारे तरीके के हुए हैं, उनके आधार पर, उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर माने गए हैं। 1948 का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूडीएचआर जो आप कहते हैं ना, तो यूडीएचआर का उन्होंने कहा कि उसी के हिसाब से उन्होंने इसको लिया गया है कि ह्यूमन राइट टू एजुकेशन उठा 1948 से, जो यूडीएचआर से, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहाँ से आया कि उसमें ये कहा गया था, एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन शैल बी फ्री, एट लीस्ट इन द एलिमेंटरी एंड फंडामेंटल स्टेजेस। उन्होंने कहा एजुकेशन सबका अधिकार है, वो फ्री भी होनी चाहिए,
कम से कम एलिमेंट्री या फंडामेंटल स्टेजेस पर तो होनी ही चाहिए। इस तरीके की जब बात की गई तो ये किसके लिए फ्री होनी चाहिए? तो सवाल उठा कि भई सबके लिए फ्री होना चाहिए, तो सबके लिए में क्या दिव्यांग आएँगे? बिल्कुल आएँगे। इसीलिए ये यूनिवर्सल राइट के तौर पर लिया गया और अब इंक्लूज़न को एक राइट के तौर पे कहा जाता है। हर व्यक्ति का ये एक राइट है, जिससे कि वो इंक्लूज़न के तरीके से बात कर सके। तो राइट बेस्ड अप्रोच की जो हम बात करते हैं, तो राइट बेस्ड अप्रोच के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। उसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है एक्सेस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रति उनका जो पहुँच है, वो कन्फर्म होनी चाहिए। दूसरा, इक्वालिटी, इंक्लूज़न एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी, बराबरी का दर्जा दिया जाना, इंक्लूज़न समावेशन होना और नॉन डिस्क्रिमिनेशन विभेद ना किया जाना। किसी को किसी से विभेद नहीं किया जा सकता कि तुम काले हो, कि तुम गोरे हो, कि तुम लंबे हो, कि तुम छोटे हो, कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, कि तुम चल नहीं पाते। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो सिद्धांत है वो कहता है द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, कंटेंट एंड प्रोसेस। क्वालिटी एजुकेशन आपका राइट हो गया। अगर क्वालिटी एजुकेशन राइट मतलब नहीं मिल रही है, तो व्यक्ति का अधिकार है कि वो उसके बारे में मांग सकता है। तो यूएन डिक्लेरेशन में इस तरीके की सारी चीज़ों के बारे में बात हुई और एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम आए। फिर आपको याद होगा डीपीईपी प्रोग्राम आया था शुरुआत में, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया। फिर एजुकेशन फॉर ऑल आया, अब सर्व शिक्षा अभियान एसएसए आ गया। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग ले आते हैं। इंक्लूजन को अगर आप डिफाइन करना चाहें, तो आपके पास में बहुत सारे इसके वो पड़े हुए हैं। इंटरनेट पे आप ढूँढेंगे तो हज़ारों चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन जो मुख्य अंतर हैं, मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि मुख्य अंतर हम क्यों बात कर रहे हैं। इंक्लूज़न से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। इंक्लूज़न की अगर आप परिभाषा पूछेंगे, तो अक्सर एक ही परिभाषा हमारे सामने आती है कि इंक्लूज़न एक ऐसी विधि है, समावेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, जिसमें विकलांग बच्चे गैर विकलांग बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पर पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही आम सी दी जाने वाली एक डेफ़िनिशन है। मुझे नहीं मालूम ये डेफ़िनिशन कहाँ से आई और किसने दी और क्यों दी, लेकिन यही चल रही है और लोग इसी को पढ़ते हैं और यही लिखते भी हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग में से भी कई लोग आंसर के तौर पर यही लिखोगे, जबकि ऐसी कोई डेफ़िनिशन नहीं है। सिंपल है ये। है ना? ऐसी कोई डेफ़िनिशन नहीं है। ये एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ नीचे बैठते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में भी तो यही है, एक छत के नीचे पढ़ना। इसको हम क्या कहेंगे? तो बड़ी मुश्किल है हमारे साथ में कि हम उसको किस तरीके से डिफाइन करें। पहले एक बात समझ लीजिए, इंक्लूजन की परिभाषा में दिव्यांग शब्द को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। चूंकि हम स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन में बात कर रहे हैं, इसलिए हम दिव्यांगता को ही अपना आधार मान के चलते हैं। ये एक अलग बात है। लेकिन समावेशन या इंक्लूजन का मतलब केवल दिव्यांगता नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया, इसमें वो सभी प्रकार के व्यक्ति या बच्चे शामिल हो सकते हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में सहायता नहीं मिल पाती या वो उससे वंचित हैं। अब वो वंचित वर्ग जो है, वो कौन-सा हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके माँ-बाप अपराधी हैं और ये भी जेल में हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं जिनके माँ-बाप इन्हें पढ़ा नहीं सकते, घुमंतू कबीले वाले। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें माँ-बाप त्याग चुके हैं, सड़कों पर फेंक चुके हैं, जिनका कोई नहीं है। ऐसे भी हैं जो अनाथ हैं, ऐसे भी हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं, ऐसे भी हैं जो पिक पॉकेटियर हैं, जो रेलवे स्टेशनों पे आपने देखा होगा नशेबाज। इस तरीके के सभी प्रकार के बच्चे जिनको किसी भी तरीके के एजुकेशनल स्ट्रीम में लाया नहीं गया है, किसी भी कारण से, वो सभी इंक्लूज़न में आने के हकदार हैं। चाहे वो गंभीर बीमारियों के हों, चाहे वो समाज के रवैये के कारण हों, चाहे वो अपनी पारिस्थितिक तरीकों के कारण से हों, चाहे वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के कारण से हों, कोई भी हो। तो
यहाँ तक मेरे ख्याल में बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। हाँ या ना? यस यस सर। यस सर। ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि इंक्लूजन एक्चुअली किस चीज के बारे में बात करता है। इंक्लूजन बात करता है, पहले आप एक काम कर लीजिए कि अगर आपके पास में कॉपी पेन है तो 2 कॉलम बना लीजिए। पहले हम बात करेंगे कि इंक्लूजन किसके बारे में बात करता है और दूसरा हम बताएंगे कि इंक्लूजन किसके बारे में बात नहीं करता। 2 आप टेबल मतलब बना लीजिए, एक ही टेबल के 2 पार्ट कर लीजिए। तो जब मैं पहला पॉइंट बताऊंगा तो पहला पॉइंट इधर भी होगा, उस साइड में भी होगा। इसी तरीके से फिर दूसरा रो बना लेंगे, दूसरा पॉइंट के लिए, तीसरा पॉइंट के लिए, चौथे पॉइंट के लिए। इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे। 3-4 पॉइंट है, मैं बता देता हूँ। बना लिया? एक मिनट सर। हाँ, आप कॉपी किताब लेने भागे हो गए, समझ रहा हूँ। यस सर। हाँ, भाई कॉपी, अगर आप कॉपी पेन अपने साथ रखे बैठा करो, हो सकता है कोई चीज लिखवाने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। यस सर। यस सर। शुरू करूँ? यस सर। ठीक। यस सर। 2 कॉलम आपने बना लिए। पहले कॉलम में लिखिए इंक्लूजन क्या है और दूसरे में लिखिए इंक्लूजन क्या नहीं है। पहला पॉइंट है इंक्लूजन क्या है। इंक्लूजन है वेलकमिंग द डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करना। अगर आप विविधताओं का सम्मान करते हैं तो ये इंक्लूजन है। क्या नहीं है? रिफॉर्म्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, रिफॉर्म ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। अकेले अकेले पहला कि आपने बताया स्पेशल एजुकेशन के जो क्रांतियां हुई हैं, स्पेशल एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, मॉडिफिकेशंस हुए हैं, केवल उसकी बात नहीं है और केवल फॉर्मल और इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की भी बात नहीं है। अगर इन सबको मिला के देखा जाए तो इंक्लूजन हो सकता है, लेकिन अकेले अकेले नहीं। हम लोग ज्यादातर बात करते हैं कि साहब स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या अभी तक रिफॉर्म्स हुए हैं, वो इंक्लूजन नहीं है। वो इंटीग्रेशन तो हो सकता है लेकिन इंक्लूजन नहीं हो सकता। तो इंक्लूजन क्या है? वेलकमिंग द डाइवर्सिटी, लोगों की विविधताओं का सम्मान करना। कुछ दिनों पहले अभी एक मुद्दा उठा था, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में हिंदी बोली जानी चाहिए कि नहीं बोली जानी चाहिए, पूरे देश में हिंदी को कंपलसरली अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाना चाहिए कि नहीं कर दिया जाना चाहिए। याद है ना? कुछ दिनों पहले अभी ये चल रहा था। यस सर। यस सर। ठीक, बताइए, आप लोग बताइए क्या करें? हिंदी को राष्ट्रभाषा या पूरे देश में एक भाषा के रूप में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर। देना चाहिए। और कोई? बस अकेले तुम्हारी वो है मकसद देने का, बाकी लोग चुप हैं? नहीं सर, देना चाहिए। चाहिए। इसका मतलब तुम लोग इंक्लूजन के पढ़ने लायक नहीं हो। क्यों? क्यों सर? डाइवर्सिटी। हर प्रदेश इसीलिए बना हिंदुस्तान में क्योंकि वो भाषाओं और उनके कल्चर के हिसाब से अलग है। अगर आप हिंदी को पूरे देश में थोप दोगे या लागू कर दोगे और ये कहोगे अकेली यही एक भाषा बोली जाए, तो सवाल ये है कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर लिखा गया है, जितना जो रीजनल लैंग्वेजेस की जो फलना फूलना है, वो कहाँ जाएगा? सर हम लोग का इसका ये मतलब कहने का मतलब नहीं था। दूसरी भाषाओं को मारकर हम इसकी वकालत नहीं कर सकते क्योंकि ये डाइवर्सिटी के खिलाफ है। डाइवर्सिटी क्या है? विविधता है। हमारे देश में विविधता है, इसीलिए ये अभी तक बचा हुआ है। वरना तो हम दूसरे देशों की तरह हो जाते, एक ही धर्म होता,
एक ही किताब होती, एक ही संविधान होता, एक ही तरीके होते, एक ही कल्चर होता, बाकी कुछ चीज़ होती ही नहीं। बट सर कुछ राज्यों में तो जो है हिंदी तो राजभाषा है, बट वहाँ तो लोकल लैंग्वेज भी बोली जाती है, तो उनकी नहीं, लोकल लैंग्वेज देखो को सर नहीं राजभाषा करना है। होना एक अलग बात है। राजभाषा किसी भी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको बनाएगा। आप तमिलनाडु चले मेरे जाओ। कह मेरे कहने का मतलब है कि लोकल लैंग्वेज तो होनी चाहिए, बट राष्ट्रभाषा तो एक हो कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में राष्ट्रभाषा के जाके। रूप में हिंदी को मान्यता नहीं है, ये भी आपको पता होगा शायद, यस सर। है ना? उसके बारे में एक आरटीआई में कहीं पे बात उठी थी कि साहब उसको एक फाइल चली तो थी कभी, लेकिन वो कभी बनी नहीं। खैर, जो भी हो उसका कोई लेना देना नहीं। कुल मिला के बात ये है कि विविधताएं हैं, फिर तो हमारे देश में केवल हिंदू रहें, बाकी लोग ना रहें, केवल मुस्लिम रहें, बाकी लोग ना रहें, या सिख रहें, तो ऐसा तो नहीं है। अपने यहाँ तो हिंदुस्तान अगर देखेंगे तो हम लोग बहुत अलग-अलग तरीके के चीज़ों से फलते-फूलते हैं, है ना? जैसे हमारे यहाँ धर्म कई सारे हैं, लेकिन हम एक साथ रहते हैं। भाषाएँ कई सारी हैं, हम एक साथ रहते हैं। बोलियाँ कई सारी हैं, रीति-रिवाज कई सारे हैं। हमारे पास ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम फिर भी एक जैसे रहते हैं। हमें कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम ये नहीं कहते कि नहीं साहब हम तो यूपी के रहने वाले हैं, हम रेगिस्तान में नहीं जाएँगे मरने के लिए, हम पहाड़ पे नहीं जाएँगे, तो हमें जाना पड़ता है। यही है विविधता में एकता वाली बात, जो हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की, ठीक है? नेक्स्ट बात आती है कि इंक्लूज़न क्या है? इंक्लूज़न है बेनिफिटिंग ऑल द लर्नर्स। लिखो, इस चीज़ को लिख लो, बेनिफिट टू ऑल द लर्नर्स। केवल वो नहीं जिन्हें अभी तक बाहर निकाल दिया गया है, एक्सक्लूडेड है, केवल वो नहीं। एक्सक्लूड हों कि इंक्लूड हों, जो भी हों, जो सिस्टम में आ चुके हैं, जो सिस्टम में नहीं आए हैं, उन सब के बारे में, जितने भी सीखने वाले हैं, अधिगमकर्ता हैं, उन सब का बेनिफिट देखना इंक्लूजन है। यानी ये केवल और केवल डाइवर्सिटी के बारे में बात नहीं करती, वहां पर दूसरी वाले कॉलम में लिखेंगे, केवल डाइवर्सिटी की बात नहीं करती, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी बात करती है। अगर हम ये कहें साहब डाइवर्सिटी को हमने मान लिया, अब तो हमारा इंक्लूजन हो गया, नहीं। डाइवर्सिटी के साथ साथ हमें क्वालिटी एजुकेशन की बात भी करनी पड़ेगी, जिससे सभी लोगों का भला हो। तीसरा, स्कूल में भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो अलग थलग महसूस करते हैं अपने आप को, उनके बारे में बात करना, उनको देखभाल करना, ये इंक्लूजन है। कैसे? उन्हें आप एडिशनल सपोर्ट भी दे सकते हो, उन्हें उसी स्कूल सिस्टम में कोई अलग तरीके की व्यवस्था भी आप कर सकते हो, तब जाके उन बच्चों को कुछ ना कुछ मदद मिल पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस। और some special provisions to children without excluded them। बच्चों को अलग थलग किए बगैर हम उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन दे दें, या सबको बराबर इक्वल एक्सेस, इक्वल पहुंच, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दें, ये इंक्लूजन है। दूसरी साइड पे लिखेंगे, केवल डिसेबल्ड लोगों के बारे में बात करना इंक्लूजन नहीं है, सबके बारे में बात करना इंक्लूजन है। तो अगर हम इंक्लूजन की बात करें, अगर क्या कर ही रहे हैं, इंक्लूजन की ही बात करें, तो इंक्लूजन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें हम कभी भी
डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हर व्यक्ति के बेनिफिट की बात करते हैं, हर बच्चे की, चाहे वो सिस्टम में हो, सिस्टम में ना हो, सबको एक बेहतर एजुकेशन देने की बात करते हैं। हर व्यक्ति को अपने आप में एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति होने का एहसास दिलाने की बात है। उसको अलग-थलग नहीं किया जा सकता, अलग-थलग ना करने की कोशिश इंक्लूज़न है। और अगर संभव हो सके तो सबको बराबर की अपॉर्च्युनिटी, बराबर का इक्वल एक्सेस की हम बात करें, और अगर संभव हो तो हम अलग-अलग ग्रुप्स के लिए, अलग-अलग बच्चों के लिए, बगैर उन्हें अलग-थलग किए हुए, उन्हें कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं, कुछ एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। ये सब चीज़ें जब हम करेंगे, तो ये कहलाएगा इंक्लूज़न। इंक्लूज़न का मतलब अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें, तो हम ये कर सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है, जो व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी पूरी अलग-थलग किए बगैर क्वालिटी बेस्ड हो, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए, एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया जाए, जहां पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, विविधताओं की रक्षा हो और इज्जत हो, उन्हें अलग-थलग किए बगैर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक। तो आगे बढ़ें कि इंक्लूजन में बेसिक बात होती है कि हम व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन की तो बात करते हैं, और उसके प्रति जो बैरियर्स हैं उनको हम हटाने की भी बात करते हैं। इंक्लूजन है किसी का प्रेजेंस, किसी का पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। इनकी भी हम बात करते हैं कि ये सब चीजें हमारे पास इंश्योर करना ही हमें पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या इंक्लूजन महंगा सौदा है? क्या इंक्लूजन एक सस्ती सी चीज है? नहीं। ध्यान रखिए, इंक्लूजन एक लग्जरी की तरीके से है, लेकिन ये ऐसी लग्जरी है जो हमें अफोर्ड करनी ही होगी। आप इससे बच नहीं सकते आज की तारीख में। इसीलिए मैं इसको ऐसे कहता हूं, ये लग्जरी तो है लेकिन बहुत जरूरी है। आज इसके बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आज के जमाने में हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी गाड़ी अगर आपके पास है, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो, आजकल बहुत जरूरी है। क्यों? उसके बगैर आप अपने जीवन की कल्पना शायद ही कर पाए। कारण ये है कि कहीं आना है, जाना है, भले ही साइकिल है, लेकिन आप अपना समय बचा लेते हैं, आप अपना श्रम बचा लेते हैं, आप अपने तौर तरीकों से जल्दी काम करवा लेते हैं। या दूसरे साइकिल की जगह अगर हम कहें मोबाइल फ़ोन, तो आज के ज़माने में लग्ज़री तो है, मोबाइल महँगे हैं थोड़े से, 500-700 रुपए से भी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है? और जाने को तो 5-5, 10-10 लाख तक भी जाते होंगे। तो ठीक है, अलग-अलग बात है, किसको क्या चाहिए। लग्ज़री तो है, लेकिन आज शायद आप जीवन की कल्पना इसके बगैर, इंटरनेट के बगैर नहीं कर सकते। तो ये जिस तरीके से ज़रूरी है, इंक्लूज़न भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। हमें अफ़ोर्ड करना ही होगा, भले ही चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी क्यों ना हो। और किसी भी चीज़ की कॉस्ट मानव जीवन के कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। मानते हैं ये बात? क्या? किसी भी चीज़ की कीमत मानव के जीवन से ज़्यादा नहीं हो सकती। यस सर। यस सर। तो ये जो इंक्लूजन की बात है, ये हम बच्चों के जीवन से ही तो रिलेटेड बात कर रहे हैं। उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इंक्लूजन आपको लाना ही पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि साहब इंक्लूसिव स्कूल खोलने में तो बड़ा खर्चा होता है, तो कमा किसके लिए रहे थे अब तक? करोगे नहीं खर्चा? ये जो खर्चा है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, मानव जीवन में किया गया इन्वेस्टमेंट। खैर,
WHO ने भी यही बात कही है, यूनेस्को ने भी यही बात की है, यूनिसेफ ने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी, लगभग सभी जो बड़े-बड़े संस्थान हैं वो ये बात कहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगर आप लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कॉस्ट सोसाइटी पर पड़ती है वो किसी भी बच्चे के एजुकेशन और जीवन से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सवाल यहाँ पर कुछ आता है, वो ये है कि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हमारे पास में कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, कुछ मुद्दे, कुछ चुनौतियाँ हमारे सामने हो सकती हैं, जिनमें से पहला है, जो चुनौतियों की बात करें, पहली है एग्जिस्टिंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। जो हमारे एटीट्यूड हैं और वैल्यूज़ हैं, हमारी मूल्य, उनकी हम बात करें, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। हमारा एटीट्यूड भी, एक तो हम समझते नहीं हैं कि एटीट्यूड में ठीक है भाई, क्या करना है यार इंक्लूजन वगैरह करके, बेकार की बात है, कुछ नहीं होना इससे। ये एक हमारा एटीट्यूड है। दूसरा वैल्यूज़ की बात है। अगर आप अपने हिंदुस्तान में देखें तो कई घटनाएं आपको ऐसी मिल जाने वाली हैं जो इंक्लूजन को पलीता लगाने में काफ़ी है। कुछ दिन पहले अभी आपने एक कहानी सुनी होगी, एक घटना आई थी तमिलनाडु के किसी स्कूल से। मिड डे मील योजना के दौरान स्कूल के बच्चों ने, बल्कि उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम अपने बच्चों को मिड डे मील नहीं खाने देंगे स्कूल में। पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ जो खाना बनाने वाली है वो एक बहुत ही किसी ऐसी जाति की है जिसके हाथ से बनाया हुआ खाना हम अपने बच्चों को खाने नहीं देंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। ये एक घटना है, लेकिन वो है तो हमारी सोसाइटी की ही घटना है कि नहीं? यस सर, तो उस सोसाइटी का एक भी व्यक्ति गलत करेगा तो वो उसके लिए तो हम भी उत्तरदायी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे वैल्यूज़ क्या हैं? जिस देश में हमारे वैल्यूज़ इस तरीके के होंगे कि हम एक दूसरे का छुआ हुआ एक दूसरे के साथ बैठ के हम नहीं खा पाएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इंक्लूजन कैसे होगा, कोई नहीं पाएगा। तो ये जो हमारे जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का जो कमी है। अरे साहब क्या हो जाएगा, तो साथ में पढ़ा के, दिव्यांग बच्चों को पढ़ा के क्या मिलेगा, बेकार की बात है, कौन सा लॉर्ड गवर्नर बना दोगे। ये जो तरीके हैं कई लोगों को बोलते हुए मैंने भी सुना है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। मुझसे तो ये तक कहा जाता था, भाई क्या काम करते हो, सब ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ये क्या होता है? अरे वो विकलांग बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं ना, उनके लिए, उनके साथ काम करता हूँ। अच्छा, अरे यार कोई काम कर लो, ये तो समाज सेवा है, काम क्या करते हो वो बताओ। तो ठीक है, ये लोगों का है क्योंकि वो समझना नहीं चाहते उन चीज़ों को, उनके पास उतनी समझ नहीं है। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और शायद इसी के कारण से जो आज आपके अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो और जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो शायद इंक्लूजन को फलना फूलना जो नहीं हुआ, वो इसी वजह से ज़्यादातर हुआ। तीसरा है लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स, जो आवश्यक कौशल हैं, आवश्यक स्किल्स हैं, वो लोगों के पास नहीं है। इवन यहाँ तक कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में, रिहैबिलिटेशन में काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास भी ये स्किल्स नहीं है। ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच्चाई भी यही है, उनके पास भी ये स्किल्स नहीं है। वो भी नहीं बता पाएंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके पास वो नेसेसरी स्किल्स नहीं है। वो जैसे टीचर ही है, मान लीजिए कोई आ गया, पढ़ा के अपना चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वालों को समझ में आया कि नहीं आया, बड़ा मतलब आए तो ठीक, नहीं आए तो ये जो नेसेसरी स्किल्स की बात हो रही है। चौथी चीज है लिमिटेड रिसोर्सेस, हमारे पास संसाधनों की भी कमी है, संसाधन हमने बनाए ही नहीं है। अभी तो आप लोग देख ही लीजिए, न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे, आज तो 4-6 दिन से, जब से कोरोना हुआ है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। मानता हूं कि कोई भी इतनी बुरी स्थिति के लिए पहले से तैयार नहीं होता,
70 सालों में आपके सामने इस तरीके की कभी कोई चीज नहीं आई जिसके लिए पहले से आदमी तैयारी करके बैठे। ये अजोरी कुमारी कौन है भाई? अजोरी कुमारी जी सर, हैं, क्लासमेट है। क्लासमेट है, तो इनको तो मालूम होना चाहिए ना कितने बजे से क्लास होती है। अजोरी, आपको नहीं मालूम है टाइम कितने बजे से है क्लास का? मेरा पता नहीं था। नहीं पता था तो पहले पता कर लीजिए, फिर जुड़ा करिए। कल से मैं बैठने नहीं दूंगा क्लास में फिर इस तरीके से। बीच में आने से सारा का सारा क्रम टूट जाता है। चलिए बंद करिए अपना वीडियो। हाँ, क्या बात चल रही? सर रिसोर्सेज कम है। हाँ, रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि जैसे ठीक है भाई, पिछले 70 सालों में ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी बुरी स्थितियाँ कभी नहीं आई। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इतने हॉस्पिटल्स हमने नहीं बनवा रखे थे, या जितने भी थे उतने काफ़ी थे। उससे पहले पता नहीं, अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार आपने अभी तक मंदिर मस्जिद बनाते रहे, इतने हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनवा लिए? ठीक, इस 70 सालों में ऐसी कभी नौबत आई नहीं थी इतनी बुरी। लेकिन पिछले 1 साल से तो ये नौबत आई हुई थी। उसके आधार पर हम लोगों की तैयारी हम लोग कर सकते थे, अपने रिसोर्सेज को जुटा सकते थे पिछले 1 साल में। 70 सालों पर दोष देना सही नहीं है। ये दोष होगा हमारा, क्योंकि हमने 1 साल के अंदर जब हमें मालूम है कि इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो हमें जुटा लेना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से कि जब हमें मालूम है कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, तो हमें इंक्लूजन से संबंधित सारे अपने रिसोर्सेज को तैयार करना चाहिए। हमें स्कूल भी उसी तरीके से तैयार करने चाहिए, टीचर भी उसी तरीके से तैयार करने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरीके से तैयार करना चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट्स उसी तरीके के तैयार करने चाहिए। तो ये बात है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमने अपने रिसोर्सेज को बढ़ावा नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे एटीट्यूड नहीं है। ये ऊपर वाली सब चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। फिर आता है 5वां स्थिति, इनएप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। जो संस्थान है हमारे, जो संगठन है हमारे, वो हमारे पास सही तरीके के नहीं हैं। आमतौर पे इंक्लूसिव एजुकेशन में काम करने वाले लोग या तो स्पेशल एजुकेशन से आए हैं, और स्पेशल एजुकेशन के लोग ज़्यादा बात करते हैं इंक्लूजन पे, बजाय नॉर्मल टीचर्स को हम अपने साथ कभी नहीं जोड़ते। आप मुझे बताओ कि जब इंक्लूजन की बात आ रही है, तो यहाँ पर केवल स्पेशल एजुकेशन की बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन तो सेग्रीगेशन का उदाहरण है। तो इसका मतलब है कि हमें नॉर्मल टीचर्स को भी अपने साथ जोड़ना ही पड़ेगा, वो आपने छोड़ा नहीं कभी। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ही इनएप्रोप्रिएट है, आपने उनको तैयार किया नहीं, इसलिए अपनी ढंगली अपना राग सब बजा रहे हैं। और स्पेशल एजुकेशन वाले जो कि खुद सेग्रीगेशन से आए हैं, वो इंक्लूजन कैसे करेंगे ये भी नहीं पता, लेकिन चल रहा है। हवा में सभी लठ घुमा रहे हैं, हम भी घुमा रहे हैं, आप भी घुमा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इंक्लूजन लाना चाहें, इंक्लूजन के लिए चेंजेस लाना चाहें, तो वो चेंजेस हमारे किस आधार पर होने चाहिए? वो चेंजेस होंगे हमारे कुछ आधारों पर, जैसे नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। फिर दूसरा है रियलिस्टिक गोल्स। लक्ष्यों में बहुत ही वास्तविकता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो अक्सर किसी ने कहा ना, तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। कौन लाया आज तक तोड़ के? लाके दिखाए होंगे? कोई कर सकता है? तो वास्तविक नहीं है आपके कोई भी लक्ष्य। लक्ष्यों को वास्तविक रखिए। हम सब 5 साल के अंदर अंदर अपने देश को विश्व गुरु बना देंगे, नहीं संभव है। हजारों साल लगते हैं किसी भी चीज को बनने में। तो आपके रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए कि हाँ 3 महीने के अंदर मैं ये कर लूंगा, 4 महीने के अंदर ये कर लूंगा, 6 महीने के अंदर ये कर लूंगा, साल भर के अंदर ये कर लूंगा। मैं इस तरीके का स्कूल बनाऊंगा जहाँ पे सभी बच्चों को एडमिशन दिया जा सके। ये जो चीजें हैं,
ये हमारे रियलिस्टिक गोल्स की बात है। देन तीसरी चीज है मोटिवेशन, अभिप्रेरणाएं। हमारे पास अभिप्रेरित होने के अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता। कई सारे जब हम काम कर रहे होते हैं तो ठीक है, सफलता मिलती भी है, असफलता भी मिलती है, लेकिन हमारा मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन हमारा लगातार हाई रहना चाहिए। फिर आती है सपोर्ट, सपोर्ट भी आपको मिलना चाहिए। ध्यान रखिए, यहाँ हेल्प नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए सपोर्ट, सहयोग। सहयोग किसका? पीयर्स का, साथियों का, माता पिताओं का यानी अभिभावकों का, टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, समाज का, इन सब चीज़ों का हमें सहयोग चाहिए होगा। देन रिसोर्सेस, जैसा मैंने पहले भी कहा कि संसाधन हमें अपने आप से डेवलप भी करने पड़ेंगे, और अगर कहीं पर हैं तो उनका इस्तेमाल भी हमें करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के संसाधन हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने यहाँ कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारा इवैल्यूएशन। ये भी एक कॉन्सेप्ट है तगड़ा कि अगर आपको चाहिए समावेशन, तो आपको अपने इवैल्यूएशन के प्रोसेस में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप एक ही जैसा नहीं कर सकते। एक तरफ आप कहते हो, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक तरफ आप कहते हो कि हम लोगों के बीच में विभेद नहीं करेंगे, ठीक। अब मैं एक टीचर हूं, मैंने ये कहा कि मैं किसी भी बच्चों के बीच में विभेद नहीं करूंगा, और साल के अंत में किसी ने मेरे से पूछा कि आपके यहाँ कौन बच्चा ज़्यादा बेहतर परिश्रम कर रहा था, प्रदर्शन किसका ज़्यादा बेहतर है, मैं कहूँगा अरे वो नहीं है काला सा लड़का, वो सबसे बढ़िया है। तो आप बताओ मैंने विभेद किया कि नहीं किया? यस सर। है ना, मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं विभेद नहीं करूंगा, और लास्ट में मैंने ये कह दिया वो काला सा या गोरा सा बच्चा वो बहुत बढ़िया करता है, तो विभेद तो हो ही गया, इवैल्यूएशन ही खराब हो गया आपका। यानी कुल मिला के बात ये कि आपको जो भी इस तरीके की चीजें करनी होती हैं उनमें ये सारी की सारी बातों का समावेशन बहुत जरूरी है, तब जाके समावेशी शिक्षा को आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, यस सर। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। एक चीज है, उसको कभी पढ़िए, अगर किताब आपको मिल जाए, किताब तो मिल जाएगी, इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। एक है इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन, इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन। उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पर आप ये कह सकते हो कि इंक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन। अब हम बात करेंगे इसके बाद में चेंजिंग प्रैक्टिसेस और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। हालांकि काफी बातें मैंने आपको इसमें बता दी हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में ही, कि इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है वो है हमें चेंज चाहिए। किसके ऐसा आधार पर? आवश्यकताओं के आधार पर। किसकी आवश्यकताएं? बच्चों की आवश्यकताएं, पढ़ने वालों की आवश्यकताएं। उनके आधार पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना ही इंक्लूजन है। ठीक, तो मैं आपको इसके विषय में कुछ चीजें होंगी वो भी आपको दे दूंगा। किसी को कोई सवाल पूछना है? किसी को कोई सवाल पूछना है? नो सर। नहीं सर। और किसी को? एक को तो नहीं पूछना है, बाकियों को? हाँ सर। नहीं हाँ सर। सर। नहीं सर। अच्छा, तो इसका मतलब दो हो गए, या तो समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ में आ गया। समझ में आ गया? चलो, जी। तुम्हारे ग्रुप में मैं इसकी रिकॉर्डिंग को कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग को मैं भेज दूं। ठीक है, यस सर। यस हो सर। सकता है कि रिकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी हो जाए, तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा देखता हूँ। बड़ी हो जाएगी कोई बात नहीं सर, चलो आ तो जाएगी। अगर बड़ी हो जाएगी तो बेटा शायद जाएगी व्हाट्सएप पे, तो मेरे को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। खैर मैं करता हूँ कोशिश। ठीक है? यस सर। जी सर। ठीक।
तो फिर कल करेंगे आगे की बात। ठीक, सर ओके। थैंक यू